कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। सुप्रभात बच्चों, आपको याद होगा कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि काल विभाजन क्या है और हमने चर्चा की थी और हम भक्ति काल तक चर्चा कर चुके थे। आज इससे आगे की चर्चा मैं करने जा रही हूँ। भक्ति काल के, जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता था, उस काल के बाद आता है रीति काल। रीति काल मतलब बच्चों आपको पता होगा, रीति का अर्थ होता है तरीका, अर्थात उस समय बहुत नियम कानून से कविता को बांध दिया गया। अगर सही कहा जाए तो सही मायने में कविता उस समय बड़ी ही छटपटा रही थी, उसे बहुत बहने के लिए कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। रीति काल में बिहारी जो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनके लिए कहा जाता है बच्चों, सतसैया के दोहड़े ज्यो नाविक के तीर, सतसैया के दोहड़े ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, दोहे में, एक दोहे में कहा जाता था कि बहुत सारी बातें अगर उसकी व्याख्या करने बैठ जाओ तो कितनी कॉपियां लग जाएंगी। कहते थे कि गागर में सागर भर देते थे। फिर बिहारी जी की इस तरह की जो बंधी बंधाई कविताओं से इसे मुक्त किया घनानंद जी। घनानंद जी ने कविता को कविता की तरह कहा और इस तरह रीति काल, जब जहाँ की केवल कविताएं सही पूछो तो वो राजे महाराजा के प्रशंसा में गाए जाती थी, कविताएं होती थी। फिर आता है हिंदी का आधुनिक काल, जो आज भी चल रहा है, जिसकी अविच्छिन्न धारा आज भी बह रही है, जिसकी अजस्र धारा अभी तक प्रवाहित हो रही है। तो आधुनिक काल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा बेटे, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य काल का प्रादुर्भाव हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जैसे महान लेखक वे आए और उन्होंने हिंदी भाषा को धन्य कर दिया। हमारी भाषा धन्य हो गई ऐसे ऐसे लेखकों और कवियों को पाकर। और सबसे प्रमुख धारा जो इसमें बही वो है छायावाद, जिसमें स्थूल वर्णन मतलब केवल नक्षिक वर्णन जो अब तक होता आ रहा था, इसे हटा दिया गया और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया। अर्थात प्रकृति में सौंदर्य, उसे भी मानवीकरण अलंकार की तरह। अर्थात छायावादी कवियों ने क्या किया कि प्रकृति को स्त्री की तरह देखना शुरू किया, बच्चों की तरह देखना शुरू किया। प्रकृति का इसे ही कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत तथा महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उन्होंने जितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं वो अन्यत्र नहीं मिलती। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने केवल कविता प्रकृति तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने जन सामान्य के लिए भी कविताएं लिखी। तुम्हें पता है, उन्होंने राह चलते भिक्षुक पर भी कविता लिखी है। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता वह आता। तो कवियों की दृष्टि जो थी, दृष्टिकोण जो था, वो बदला और व्यापक फलक पर कविता नजर आने लगी। तो आओ बच्चों, इन्हीं छायावादी कवियों के हम एक कविता तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। प्रमुख कवि की कविता सुनाने आ रही हैं हमारे बीच सरिता मैम। मैम कृपया आप आएं और बच्चों को एक सुंदर सी छायावादी कविता सुनाएं। मैम कृपया आएं। धन्यवाद मैडम। बच्चों, अभी किरण मैम ने आपको छायावाद के बारे में बताया। इसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों को छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता संध्या सुंदरी सुना रही हूँ। संध्या सुंदरी कविता में निराला जी ने संध्या को, तो शाम का बड़े ही सुंदर कोमल परी के रूप में उसका मानवीकरण किया है। तो शाम का उन्होंने सुंदर परी के रूप में चित्रण किया है। तो
संध्या काल के आगमन में परी की उतरने की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं, दिवसावसान का समय, दिवसावसान दिन का ढलना, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में, तिमिरांचल मतलब अंधकार रूपी आंचल, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है उसके दोनों अधर, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर, किंतु जरा गंभीर। उसमें नहीं है हास विलास, हंसता केवल तारा एक, हंसता है केवल तारा एक। गुथा हुआ घुंघराले काले काले बालों सा, गुथा हुआ घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक, वह करता अभिषेक, वह करता अभिषेक। धन्यवाद। वाह, क्या सुंदर कविता आपने सुनाई सरिता मैम। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। तो ऐसी कविताएं होती थी बेटे छायावाद में, और केवल प्रकृति की ही बात नहीं होती थी, उस समय मानवता की बात होती थी, देश प्रेम की बात होती थी, वीर रस की कविताएं होती थी। आपको तो पता ही है, एक से एक कविताएं होती थी। तो हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता आपको सुनवाते हैं, और जिसे सुना रही हैं हमारी अंजुला मैम। धन्यवाद महोदया। बच्चों, मैं आपके सामने हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मनुष्यता। मनुष्यता, मनुष्यता अर्थात मानवता, जो कि हर व्यक्ति के अंदर निहित होनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य के अंदर ये गुण नहीं है तो वो एक पशु के समान होता है, जो इस कविता का सार है। कविता का शीर्षक है मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, हुई न सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा आपका अंजुला मैम। तो बच्चों, तुमने देखा कि कविता के स्वर कैसे बदलते गए। प्रकृति के बाद हमने देखा, छायावाद के बाद किस तरह से मैथिली शरण गुप्त आए, रामधारी सिंह दिनकर, एक लंबी श्रृंखला मिलेगी तुम्हें कवियों की, लेखकों की। और इस तरह आधुनिक काल चलती गई, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, इस तरह से इसकी अविच्छिन्न धारा बहती रही, बहती रही। और अब आने आप लोग, आपको तो पता है कि अब यह जिम्मेदारी किसकी है। अब यह जिम्मेदारी आप सबकी है। आप ही कल के भावी लेखक कवि हैं। आपको लिखना है और अच्छा साहित्य पढ़ना है। आपको हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है, ताकि आगे चलकर हम हिंदी भाषा का एक स्वर्णिम भविष्य देख सकें। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि किस तरह हमने काल विभाजन हिंदी भाषा का सीखा, समझा। और अब मैं परम आदरणीय
रूपा सिन्हा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हमें अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। मैम प्लीज। धन्यवाद किरण जी। सबसे पहले तो मुझे ये मौका मिला है कि मुझे आप लोगों ने आज मौका दिया है कि मैं यहाँ बोलूँ। ये हिंदी दिवस के जो पखवाड़े का सप्ताहांत या पखवाड़े का अंत है और आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं आप सबों को, अपने हिंदी विभाग को बोलना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि ये आपका जो प्रयास था वो बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत खुश हूँ अपने हिंदी विभाग से। सभी ने प्रयास किया और अच्छा किया। ये तो सर्वविदित है कि हिंदी हमारी भाषा है और हमें इस पर गर्व है, ये हमारी पहचान है। लेकिन साथ ही साथ एक विडंबना है कि ये जनसंपर्क की भाषा है और बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, पूरे भारत में ये जानी जाती है। लेकिन विडंबना यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि आज तक इसे राष्ट्रभाषा की वो गरिमा नहीं मिल पाई है जो जिसके लिए ये अधिकारिणी है जिसकी। तो ये एक भारतीय होने के नाते ये हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा के प्रति निष्ठावान रहें और उसको आगे बढ़ाने की सोचें, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं, चाहे वो रूस हो, जापान हो, चीन हो, उन्होंने अपनी मातृभाषा को बड़ा ही वर्चस्व दिया है और यही उनकी प्रगतिशीलता का परिचायक है और उन्होंने काफ़ी प्रगति की विश्व पटल पर। तो एक भारतीय होने के नाते हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा के प्रति निष्ठावान रहें और उसको राष्ट्रभाषा बनाएं, जिससे पता चले कि हम राष्ट्रभक्त हैं। क्योंकि हिंदी जो है वो दिग दिगंत में छा चुकी है, भले ही नाम पूरी तरह हिंदी न कहें, विश्व में और भी जगह है, जैसे सूरीनाम में भी सूरीनामी हिंदी बोली जाती है, फिजी में फिजवानी हिंदी, अफ्रीका में नताली हिंदी और मॉरिशस में ये भोजपुरी हिंदी के नाम से है। तो बोली जाती है और ये भाषा बहुत ही सरल है और बड़ी ही स्वागत सत्कार की भाषा है। तो ऐसी भाषा को हम बोलना चाहते हैं और इसे विश्व भाषा बनाया जाए या ये ऐसी कालजयी विश्वव्यापी भाषा हो जाए कि भारत का नाम बिल्कुल विश्व के मस्तक पर हो। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपने हिंदी विभाग के सभी शिक्षिकाओं को बुलाना चाहती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। साथ ही इस पखवाड़े का तो कृपया आएँ आ चुके सब लोग, तो ठीक है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां